तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का राजनीतिक विज्ञान का चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक है भारत के विदेश संबंध का लघु उत्तरीय प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूं। इस अध्याय के पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को इस अध्याय को अच्छे से समझा दिया था। मैंने चौथे अध्याय में भारत चीन संबंध बताया, भारत पाकिस्तान संबंध, ठीक है, विदेश नीति, गुट निरपेक्ष, सभी का सभी मैंने लेक्चर के वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया था। यदि आपने अभी तक लेक्चर का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अवश्य रूप से देख लें। यदि आप लेक्चर का वीडियो देख लीजिएगा तो अभी हम जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न करा रहे हैं उसे याद करने की आपको झंझट नहीं होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न कराने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से कर लीजिए। सभी विषय के लिए मात्र आपको पूरे साल का यानी पूरे कोर्स का 1000 रुपये लगेंगे। बस आपको 1000 रुपये एक बार पेमेंट करना है, आपको सभी विषय अच्छे से पढ़ा दिए जाएंगे, जिसमें सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। बिहार बोर्ड 2022 एग्जाम के लिए MVBI और VBI क्वेश्चन बताए जाएंगे और अक्टूबर के अंत में गैस क्वेश्चन फ्री में दिया जाएगा, जबकि उस समय आपको चार्जेबल रहता है, ठीक है। तो जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। तो प्यारे बच्चों, हमारा प्रथम प्रश्न निकल करके आता है, पंचशील से आप क्या समझते हैं। मैंने लेक्चर के वीडियो में जब मैं आपको भारत चीन संबंध समझा रहा था तो भारत चीन संबंध में ही मैंने आपको पंचशील को बताया था, ठीक है, जिसमें मैंने कहा था कि भारत और चीन में मित्रता काफ़ी गहरी हो गई थी। इस कारण आपको 1954 में चीन के प्रधानमंत्री भारत आए थे, और जब भारत आए थे तो भारत के साथ उन्होंने क्या किया था, तो मित्रता और व्यापार का संधि किया था, और इस संधि में 5 सूत्र रखे गए थे। 5 बराबर संस्कृत में क्या, पंच, इसलिए इसे पंचशील के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। जिसमें क्या, कौन सा सूत्र रखा गया था, तो जिसमें रखा गया था कि भारत चीन यह कसम लेता है कि एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखेगा, एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेगा, एक दूसरे पर कभी आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, आपस में समानता और मित्रता की भावना को बनाए रखेगा, शांतिपूर्ण बनाए रखेगा। इस प्रकार का सारा 5 पॉइंट आपको क्या किया था, तो इस समझौते के अंतर्गत रखा गया था। मैंने लेक्चर की वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था कि नहीं समझाया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, यकीन मानिए उत्तर याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चीज़ है लिखना, क्योंकि आप 12th में हैं और आपको बिहार बोर्ड में लिखना पड़ेगा। जब तक अच्छे से नहीं लिखिएगा तो लघु में 2 में 2 कैसे आएगा, ठीक है। इसलिए नंबर पूरा लाने के लिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि आपको इसी तरह सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। तो उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 में मित्रता और व्यापार की संधि हुई, ठीक है। इस संधि के अंतर्गत 5 सूत्र को रखा गया, इसलिए इसे पंचशील कहा गया, ठीक है। ये सूत्र निम्नलिखित हैं। पहला, एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखना। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, यानी कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को मानना, यानी कि एक ऐसा सिद्धांत जो कि दोनों देश क्या करेगा, तो दोनों देश शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व बनाए रखेगा, ठीक है, यानी आपस में झगड़ा नहीं करेगा। और है चौथा पॉइंट है, आपस में समानता और मित्रता की भावना बनाए रखना। इसी प्रकार जो लास्ट पॉइंट है वह है एक दूसरे के आंतरिक मसलों में हस्तक्षेप ना करना, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाया था, ठीक है। इसलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। आपका दूसरा प्रश्न है, मैकमोहन रेखा क्या है।
मैकमोहन रेखा भी मैंने भारत चीन संबंध के अंतर्गत बताया था। मैंने कहा था कि जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनता है, ठीक है, यानी माओ का सरकार जब चीन में आता है तो माओ कहता है कि अब चीन पहले की तरह नहीं रहा, अब चीन में मजबूत दल आ गया है, ठीक है। इसलिए माओ की सरकार ने मैकमोहन रेखा को नकार दिया था। मैंने बोला था मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन को क्या करता है तो विभाजित करता है, अर्थात हम कह सकते हैं भारत और चीन के बीच एक मैकमोहन सीमा रेखा है, ठीक है। यह सीमा जो रेखा है यह ब्रिटिश पदाधिकारी ने आपको खींचा था। तो आपको उत्तर इस प्रकार से देना है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में ब्रिटिश सरकार ने किया था। चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता। कब नहीं देता? जब माओ का सरकार आया, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ भागों को अपना बताकर भारत से सीमा विवाद खड़ा करता है। क्या करता है? तो खड़ा करता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका हो चुका है, इसे भी मैंने लेक्चर के वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया था, इसलिए अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। आपका तीसरा प्रश्न है गुट निरपेक्ष क्या है, ठीक है, यानी गुट निरपेक्ष से क्या अभिप्राय है। मैंने बताया था कि शीत युद्ध के दौरान जो है दो महाशक्ति, एक सोवियत संघ, एक अमेरिका, ठीक है, दुनिया दो खंभों में बट गई थी। तो भारत के पास यह, तो भारत को कहा गया या तो अमेरिका में मिल जाओ या तो रूस में मिल जाओ। तो भारत ने गुट निरपेक्ष के ही अंतर्गत ना तो अमेरिका में मिला ना तो रूस में मिला, जिस कारण दुनिया उसे भारत को अलग थलग कहना शुरू कर दिया, अर्थात भारत गुट में नहीं रहा, इसलिए भारत गुट निरपेक्ष कहलाया। ये नीति कौन बनाया था? तो ये नीति उस समय भारत के विदेश मंत्री बनाए थे, और उस समय भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। तो इसलिए उत्तर आपको किस प्रकार देना है? उत्तर आपको इस प्रकार देना है, शीत युद्ध के समय भारत दो महाशक्तियों के गुटों में सम्मिलित ना होकर एक अलग नीति अपनाया। इस नीति के अंतर्गत भारत के विदेश मंत्री नेहरू का कथन था, जहां युद्ध या शीत युद्ध है, यानी कि जहां युद्ध है भारत किसी के साथ नहीं है, यानी भारत किसी का साथ नहीं देगा। झगड़ोगे बाबू तो भारत किसी का साथ नहीं देगा, चाहे वो अमेरिका रहे चाहे वो सोवियत संघ ही क्यों ना हो। लेकिन जहां अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग की बात है, वहां भारत सभी के साथ है। भारत द्वारा बनाया गया इस प्रकार के नीति को ही गुट निरपेक्ष या गुट निरपेक्षवाद कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछेगा गुट निरपेक्ष या गुट निरपेक्षवाद से क्या समझते हैं, तो बाबू आपको यही उत्तर आंख मूंद करके दे देना है, ठीक है। इसलिए अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है, ताशकंद और शिमला समझौता का महत्व बताइए। मैंने ताशकंद समझौता को अच्छे से समझाया था। जब भारत और पाकिस्तान में पहली बार युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 1965 में, तब आपको शिमला समझौता हुआ था। तो पहले ताशकंद समझौता के बारे में मैं बता देता हूँ कि 1965 में युद्ध हुआ, बेचारा पाकिस्तान हार गया, ठीक है। भारत ने पाकिस्तान के लाहौर जो शहर है, लाहौर शहर के कुछ भागों तक भारत कब्जा कर लिया था। अब इसी क्षेत्र को छुड़ाने के लिए, ठीक है, इसी क्षेत्र को छुड़ाने के लिए 1966 में, यानी 65 से अगले ही साल 1966 में रूस का एक शहर था ताशकंद। इस ताशकंद शहर में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, जिसे हम ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है। शिमला समझौता में क्या होगा? जब आपका 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो युद्ध होने के बाद जब बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया गया, तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के साथ भारत के शहर शिमला में एक समझौता हुआ, जिसे हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। इसे मैंने लेक्चर के वीडियो में बहुत अच्छा से समझाया है। आप लेक्चर के वीडियो में
ज़्यादा जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद ही समझदार हैं, इसलिए अब हम आगे का उत्तर पर बढ़ते हैं। तो उत्तर आपको इसमें देखिए ताशकंद समझौता और शिमला समझौता का महत्व बताना है। अब देखिए दोनों में मैंने क्या बताया, दोनों का जो दोनों समझौता है, चाहे ताशकंद समझौता रहे, शिमला समझौता रहे, दोनों समझौता भारत और पाकिस्तान के ही साथ हुआ, ठीक है। तो उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को हराया तथा उसके लाहौर क्षेत्र के कुछ भागों पर हमारी सेना ने कब्जा कर लिया। 1966 के ताशकंद समझौते के तहत भारत ने अपना कब्जा हटाकर उस क्षेत्र को पाकिस्तान को लौटा दिए ताकि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे बने रहें, ठीक है। और यह तय किया गया कि दोनों देश वार्तालाप से ही अपनी समस्याओं का समाधान करें। फिर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर फिर आक्रमण किया, देखो कितना हिम्मत हो गया, ठीक है, फिर आक्रमण किया। इस बार फिर से उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा, यानी कि फिर से जो पाकिस्तान था वो बेचारा हार गया। 1972 के शिमला समझौते के तहत बांग्लादेश को मुक्त कराया गया, अर्थात पूर्वी पाकिस्तान को नया देश बना दिया गया, यानी तोड़ दिए थे पाकिस्तान को, मैंने समझाया था ना, ठीक है। तो बांग्लादेश को मुक्त कराया गया तथा युद्ध बंदियों की वापसी हुई और यह तय किया गया कि दोनों देश आपसी बातचीत से ही अपने विवादों का निपटारा करेंगे। दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया ताशकंद समझौता और शिमला समझौता का महत्व। इसलिए अब हम आते हैं पांचवें प्रश्न पे। आपका पांचवा प्रश्न है, विदेश नीति से क्या अभिप्राय है। मैंने विदेश नीति भी समझाया था, गुट निरपेक्ष क्या है, ये भी तो एक विदेश नीति है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए विदेश नीति क्या है, विदेश नीति से तात्पर्य उस नीति से है जो एक राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र के प्रति, यानी कि जो एक देश दूसरे देश के प्रति अपनाई जाती है, ठीक है। वर्तमान युग में कोई भी स्वतंत्र देश संसार के अन्य देशों से अलग नहीं रह सकता। उसे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस संबंध को स्थापित करने के लिए वह जिन नियतियों का या जिन नियमों का प्रयोग करता है और जिन नीतियों का प्रयोग करता है, उन नीतियों को ही हम लोग विदेश नीति कहते हैं, और नीतियों को उस राष्ट्र की विदेश नीति कहते हैं। यहाँ पर उन हो जाएगा, ठीक है, और नहीं उन नीतियों को उस राष्ट्र की विदेश नीति कहते हैं, ठीक है। यानी कि सरल भाषा में समझिए कि जो देश दूसरे देश के प्रति जो भी नीति अपनाएगा वह नीति ही विदेश नीति कहलाएगा, ठीक है। इसलिए अब हम आते हैं शिमला समझौता। फिर से शिमला समझौता क्या है, एक सेपरेट आपको पूछता है। मैंने आपको शिमला समझौता बहुत अच्छे से समझाया था कि पूर्वी पाकिस्तान से जब लोग भाग करके भारत आते थे, ठीक है, जिस कारण क्या हुआ, तो जिस कारण भारत को काफ़ी ज़्यादा घुसपैठी का दिक्कत हुआ। फिर उसके बाद 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद भारत ने पाकिस्तान को फिर से हरा दिया और पूर्वी जो भाग था पाकिस्तान को, उसको तोड़ करके भारत ने क्या किया, एक नया देश बना दिया। और नया देश बनने के बाद उस देश का नाम क्या पड़ गया, बांग्लादेश। और उस क्षेत्र से लगभग 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने क्या किया, तो बंदी बना लिया। अब इसी 90,000 सैनिकों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान ने जो समझौता किया, मुख्य रूप से उसी समझौता को हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेक्चर के तो वीडियो में मैंने बहुत समझाया, इसलिए इसमें थोड़ा सा ही समझा दिया। अब हम उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई। लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी के रूप में भारत लाया गया, यानी बंदी बनाकर, ठीक है। और एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ, ठीक है, यानी पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ करके, ठीक है। अंततः 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच भारत के शहर शिमला में एक समझौता हुआ
क्योंकि यहाँ समझौता, क्योंकि यह होगा, ठीक है, क्योंकि यह समझौता भारत के शहर शिमला में हुआ, इसलिए इसे शिमला समझौता कहा गया। ठीक है, यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अली भुट्टो के बीच हुए। इस समझौता के अंतर्गत पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा किया गया और यह तय किया गया कि दोनों देश अपनी समस्याओं का समाधान भविष्य में वार्तालाप के माध्यम से हल करेंगे तथा भविष्य में शांति बनाए रखेंगे। ठीक है, तो आपका शिमला समझौता भी खत्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ताशकंद समझौता से आप क्या समझते हैं? वही बात हो गया 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध। ठीक है, 1965 का भारत पाकिस्तान का अभी तुरंत इसका कहानी मैंने समझाया, इसलिए बस उत्तर हम आपको बता देते। ठीक है, देखिए 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई तथा पाकिस्तान के लाहौर शहर के कुछ क्षेत्रों पर भारत ने कब्जा कर लिया। फलस्वरूप दोनों देशों के बीच सोवियत संघ के एक शहर ताशकंद में 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। चूंकि यह समझौता ताशकंद शहर में हुआ, ठीक है, यानी रूस में एक शहर है ताशकंद। चूंकि यह समझौता ताशकंद शहर में हुआ, इसलिए इस समझौते को ताशकंद समझौता कहा गया। इस समझौते के अंतर्गत भारत के लाहौर के कुछ क्षेत्रों पर से अपना कब्जा हटा लिया और यह तय किया गया कि दोनों देश कभी युद्ध नहीं करेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान वार्तालाप के माध्यम से करेंगे। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुई और इसी समझौता के तहत इसी समझौता के दिन यानी अगले दिन सोवियत संघ का शहर ताशकंद में ही हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है। क्या हो जाता है? निधन। ठीक है, जो कि निधन हो जाता है। अब किन कारणों से हुआ इस पर भी दिक्कत है, उतना अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आपका 8वां प्रश्न है, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? ठीक है, तो आपको अब जो गुट निरपेक्ष जो हम बताएं कि भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाया, आपको बताना ना पड़ेगा कि क्यों यह नीति अपनाई। तो उत्तर आपको देना है, भारत द्वारा गुट निरपेक्ष नीति को अपनाने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बने गुटों से दूर रहना चाहता था। अपनी विदेश नीति को भारत स्वतंत्र रूप देना चाहता था। भारत शीत युद्ध से दूर रहना चाहता था। क्यों ऐसा किया? क्योंकि अब हमारा प्यारा देश भारत तो हाल फिलहाल में यानी उस समय तुरंत तो आज़ादी हुआ था। क्या हुआ था? ठीक है, आज़ादी हुआ था, इसलिए वो गुट निरपेक्ष का नीति अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? ठीक है, तो उत्तर लिखना है, एक ध्रुवीयता का मतलब है कि विश्व पर किसी एक महाशक्ति का प्रभुत्व वही शांति स्थापित कर सकती है या छोटे राज्यों के बीच युद्ध करवा सकती है। महाशक्ति अपना दबाव डालकर अन्य देशों की स्वतंत्र विदेश नीति को नियंत्रित कर सकती है। अन्य देश इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर डटा हुआ है। वह किसी के दबाव में आकर काम नहीं करता है। यही कारण है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने परमाणु अप्रसार संधि तथा व्यापक परीक्षण, ठीक है, प्रतिबद्ध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, एक ध्रुवीयता का मतलब देखिए, एक ध्रुवीयता का मतलब किसी एक देश का क्या होना था? प्रभुत्व होना। ठीक है, अब उसी देश के इर्द गिर्द जो है आपका देश घूमता है। यदि वो चाहेगा तो शांति बना सकता है, यदि वही देश चाहेगा तो युद्ध करवा सकता है। ठीक है, लेकिन जो भारत है वो फिर भी अपने स्वतंत्र विदेश नीति पर डटा हुआ है। ठीक है, वो भारत अपना लाभ देखते हुए ही वह विदेश नीति को अपनाता है, वो विदेश नीति के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, जैसे आपका गुट निरपेक्ष, भले ही अमेरिका कहा कि नहीं तुम्हें दोनों में से किसी में एक में आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी भारत नहीं डरा और क्या किया? तो गुट निरपेक्ष का नीति अपनाया। ठीक है, लास्ट आपका प्रश्न है, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का वर्णन करें, या 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के क्या कारण थे? तो उत्तर आपको देना है। ठीक है,
1965, सॉरी यहाँ पर 1965 होगा, नहीं सही है, ठीक है। 1958 में पाकिस्तान में सैनिक शासक फील्ड मार्शल अयूब खान राष्ट्रपति बने, बिल्कुल सही है। 1962 में चीन के हाथों भारत की पराजय ने उन्हें प्रेरित किया, किसे? पाकिस्तान को, कि कश्मीर की समस्या को बलपूर्वक हल किया जाए। अतः सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको इस चौथे अध्याय का लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुका है। कल मैं आप सभी को दीर्घ वस्तुनिष्ठ 1 में करा करके 5वां अध्याय प्रारंभ कर दूंगा, ठीक है। यदि आपने अभी तक 12th पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो अवश्य रूप से कर लीजिए। 1000 रुपया नहीं, देखिए बहुत कम है, सभी विषय का हम ले रहे हैं। याद रखिए, ज़िंदगी में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन बुढ़ारी तक 12th का नंबर नहीं बदल सकता है। इसलिए आप हमारा यह कोर्स खरीदिए और यकीनन 75%, ठीक है, 75% से ज़्यादा नंबर ही बोर्ड में लाइए, उससे 1 नंबर कम आपको नहीं आएगा। एक साधारण बच्चा का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि अत्यधिक मेहनत करिएगा तो आपको यकीनन 85% से भी ज़्यादा मार्क्स आपको चले आएंगे, ठीक है। इस कोर्स में मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज MVBI VBI क्वेश्चन बताऊंगा।